हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो है पिछले सेशन में देख रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोगों ने अभी तक 2 सेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है सबसे पहले अंग्रेज या ब्रिटिश हमारे देश में व्यापार करने आए। तो सेकंड सेशन में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने व्यापार जब करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है वो कानून यहाँ लोगों के बीच में वो लाने लगे, और लोगों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की उन्होंने व्यवस्था की, मतलब कानून व्यवस्था उन्होंने की। उसके बाद आज के सेशन में अब हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जैसे जैसे अपने कानून का विस्तार किया तो धीरे धीरे कैसे वो जो है लोगों पर अपना दबाव बनाने लगे, साथ ही कैसे वो ईसाई धर्म का यहाँ पे शुरुआत हुआ। तो यही सब बहुत सारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो इसके लिए मैं सालों मिस को बुलाना चाहता हूँ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज आगे का सेशन देखते हैं। देखिएगा, मेनली हम लोग पॉलिटी में क्या देख रहे थे कि कोई कंपनी, कोई भी, मतलब देखिए कंपनी तो बहुत सारा आया था, PDEDF के फॉर्म में आया था। ठीक है, हम लोग देखे थे कि जो आपका भारत में कुछ कंपनी आए थे, किस फॉर्म में आए थे? PDEDF। मतलब क्या हो गया शॉर्ट में? देखो, ये याद करने का तरीका हुआ, कहीं कहीं पे आपका ट्रिक जरूरी होता है। नॉर्मली हम लोग PDF बोलते हैं, वैसे ही आपका था PDEDF। क्या था ये था आपका अलग अलग देश का व्यापारिक कंपनी जो भारत में व्यापार करने आया था। किस चीज का? मसाला का, सूती वस्त्र का, कपास का, और बहुत सारा फायदा कमाया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनिश, और फिर आए थे आपके कौन? फ्रांसीसी। जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहा था? अंग्रेज। और अंग्रेज इतना पावरफुल रहा कि हम लोग देखे पिछले 2 सेशन में क्या देखे कि जो कंपनी व्यापार करने आया था वो कंपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। इतना ज्यादा हस्तक्षेप कि भारत में कोई केंद्रीकृत शासन था नहीं, वही सबको सैलरी देना स्टार्ट किया, वही डिसाइड करने लगा कि कौन सा लोग कहाँ पर शासन करेगा। और ये देखो, ये पावर बढ़ा था कब? 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज क्या हुआ? अपना पैर पसारना शुरू किया। उससे भी ज्यादा 1739 ईस्वी में, ठीक है, भारत पे एक अटैक हुआ था नादिर शाह के द्वारा। वो भारत में आया और भारत से जो आपका मुगल सिंहासन था, ठीक है, और आपका कोहिनूर हीरा, ये सब लेके भाग गया। तब अंग्रेज देखा कि अरे, यहाँ का जो आपका रियल में, मतलब जो उस समय मुगल बादशाहों का सिंहासन होता था, उसको एक आक्रमणकारी आया और लेके चला गया। इट मीन्स यहाँ कोई पावरफुल शासन अब रहा नहीं। तब अंग्रेज सोचा कि अब हम लोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, और 1707 से लेकर के 1757 के बीच, मतलब अगले 50 साल के अंदर में अंग्रेज जो था अपना मेंटेलिटी बनाया, अपना पावर बनाया, पूरी तरह से दृष्टिकोण उस टाइप से तैयार किया कि अब हम लोग को क्या करना है फाइनल? तो भारत में अब शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे, क्या? तो कंपनी है, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है। अभी तक जो काम कर रहा है कंपनी कर रहा है। जहां हम देखें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में आया 1757 का युद्ध में, वही था ना, प्लासी के युद्ध में। उस समय से भारत को कंटिन्यू लूटा, जिसको क्या कहा जाता है? भारत की लूट। उस एरिया को 1765 से लेकर के 1772 के टाइम को भारत की लूट कहा जाता है, जिसमें बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव क्या था? बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। मतलब कि जो भी टैक्स आता है वो कौन रखेगा? कंपनी। और वहां का शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? तो बंगाल का नवाब। अब आप एक बात बताओ कि सारा पैसा कौन ले रहा है? कंपनी। तो शासन व्यवस्था नवाब कैसे चलाएगा? यही सब होने लगा, और इस तरह से भारत को बहुत लूटा। उस समय क्या हुआ कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। इतना पैसा का कमी हो गया कि अंग्रेजी कंपनी को जो प्रॉफिट कमा करके अंग्रेज ब्रिटेन में बैठे हुए कुछ सरकार को भी टैक्स दे रहा था, सरकार को भी प्रॉफिट दे रहा था, इसको पैसा किससे मांगना पड़ा? ब्रिटेन में जाकर के पैसा मांगना पड़ा। तब अंग्रेज सरकार को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी वाला तो वहां पे बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा है, क्षेत्र ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है, तो फिर आखिर इन लोग को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तब वो बोला कि भाई ठीक है, तुम व्यापार करने गए हो, तुम व्यापार करो, लेकिन तुम वहां जिस एरिया को ऑक्युपाई कर चुके हो उस क्षेत्र पर शासन तुम कैसे करोगे ये हम बताएंगे, तुम वहां पे इम्प्लीमेंट करना। तो ये चीज तय हुआ, और फिर हम लोग जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया। उसके तहत क्या किया गया? तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब उसका पावर बढ़ा दिया गया, उसका पद बढ़ा दिया गया, और पदोन्नति उसका हो गया।
कौन आया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन के? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि आप पढ़ना कभी मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें आप देखना वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, रॉबर्ट क्लाइव के बंगाल के द्वैध शासन को खत्म करेगा। क्यों? बोलेगा भाई तुम बहुत लूट लिए हो इसको। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स में आने के बाद इतना लूटेगा ना कि उस पर महाभियोग चलाया जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक है, इस पृष्ठभूमि हम लोग देख चुके हैं। हम लोग कहाँ तक आ गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत कुछ खास हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। किसके लिए? भारत के लिए? जी नहीं, कंपनी के लिए। चूंकि कंपनी अब बड़ा हो रहा था, कंपनी का अपना शासन हो रहा था, और जहां पर आप शासन कर रहे हो तो फिर आपको एक कोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, जिसमें 3+1 जज थे, मतलब एक एलिजा एम्पे थे और 3 और कौन थे? चैम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइट। ऐसा ऐसा और भी काम किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा आपका भारत में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। किसका? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, इस टाइप से था ना। डायरेक्टर का क्या काम था? कंपनी को वो डायरेक्ट कर रहा था, कंपनी को वो देख रहा था। और कंट्रोलर का क्या काम था? वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था, राजनीति को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहा था। 1773 का था, 1781 का था, 84 था, 86 था और 1793 था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? एक चीज और कॉमन था सब में। क्या? तो कंपनी का मोनोपोली, कंपनी का एकाधिकार को बढ़ाया जा रहा था। कंपनी का एकाधिकार क्या था? तो देखना, अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे कि पीडीईडीएफ के फॉर्म में कौन आया था? कंपनी आया था भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन इसमें से जो अंग्रेज का कंपनी था, इसी को बस मोनोपोली मिला हुआ था। मतलब ये सारा अलग अलग देश है जो यूरोप में बसा हुआ है, सिर्फ अंग्रेजी कंपनी को मोनोपोली मिला हुआ था। मतलब कि अंग्रेज से, मतलब ब्रिटेन से इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ का अंडानी, ठीक है, अडानी, आपका अंबानी, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी हैं। अगर ये प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के, परमिशन लेकर के अमेरिका जाते हैं व्यापार करने के लिए मसाला का, ठीक है, तो मान लो कि अडानी को कोई देखेगा कि अरे वहां जाके पैसा बहुत कमा रहा है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से जो भी छोटा मोटा व्यापारी है सब अपना मतलब लेगा सामान, झोला लेगा और चला जाएगा वहां पे व्यापार करने के लिए। तब क्या होगा? तब भारत सरकार को फायदा नहीं होगा। वहां पे क्या होगा कि ये जो कुछ इक्का दुक्का लोग चले गए वहां पे व्यापार करने के लिए, इन लोग आपस में ही कंपटीशन करते रह जाएंगे कि हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, मेरे पास कस्टमर ज्यादा है। ब्रिटिश सरकार क्या जा रहा था कि इस कंपनी के थ्रू हमको भी फायदा हो, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया था कि आप जाओ, आप व्यापार करो, आप पैसा कमाओ, आप हमको प्रॉफिट ला के दो, खुद भी प्रॉफिट कमाओ। यहाँ से कोई भी और कंपनी नहीं जाएगा भारत में व्यापार करने के लिए। कब तक चला? कंटिन्यू। देखना 1600 ईस्वी से ये स्टार्ट होता है। किस चीज का? तो मोनोपोली का अधिकार। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ब्रिटेन से कोई भी एक कंपनी भी भारत नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा मोनोपोली किसके पास है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये मोनोपोली कंटिन्यू कब तक रहेगा? 1813 तक। कब तक? 1813 तक। इसमें थोड़ा बहुत मोनोपोली खत्म करेगा और 1833 में पूरी तरह से मोनोपोली खत्म करेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको अच्छे से सेंटेंस में देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। चलिए आइएगा, क्या दे रहा है? 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कंपनी को चलाने के लिए भेजा जाता था। देखिएगा यहाँ पे, कंपनी के एकाधिकार को तो खत्म किया गया, परंतु अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखो क्या बोल रहा है, एक आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से, कैसे? तो देखना, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से कब खत्म किया गया? आंशिक रूप। आंशिक रूप मतलब क्या? थोड़ा बहुत। कब खत्म किया गया? 1813 में। ठीक है, उसके बाद आएगा कंपनी के पूर्ण अधिकार को, पूर्ण एकाधिकार को कब खत्म किया गया? तो ये किया गया आपका 1833 में। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, 1853 में आएगा। इस समय क्या हुआ कि 1853 और 1858 में कंपनी को व्यापार से पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। कंपनी को व्यापार से पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। कहा कि अब ये कंपनी व्यापार नहीं करेगा, अब ये कंपनी शासन करेगा, अपने मन से नहीं, जो ब्रिटेन से कानून बना करके आएगा उससे। चलो यहाँ पे देखना, कंपनी के एकाधिकार को तो खत्म कर दिया गया, ठीक है, परंतु अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया कि चलो 20 वर्ष तुम और व्यापार करना, लेकिन अब तुमको उतना पावर नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। यहाँ पे देखना, इस एक्ट के तहत
कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। देखो क्या हुआ, अभी जो हम एग्जाम्पल दिए थे कि यहाँ का भारत से क्या क्या गया कि भारत से बस एक आदमी जाएगा अमेरिका व्यापार करने के लिए, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि भाई अब क्या है कि अब आप जितना लोग जाना चाहते हो जाओ और अमेरिका में व्यापार करो। ऐसा 2 रीजन था करने का। पहला, ये आपका मान लो कि ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी क्या चल रहा था, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब यहाँ पे बहुत सारा उद्योग का निर्माण हो रहा था, बहुत सारा उद्योग का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। अगर उद्योग में आप काम कर रहे हो, आप कपड़ा हाथ से सिल रहे हो या फिर आप कपड़ा मशीन से सिल रहे हो, जाहिर सी बात है कि हाथ से धीरे सिलाएगा और मशीन से जल्दी सिलाएगा। तो अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, बहुत सारा मशीन बन गया था, बहुत सारा उद्योग बन गया था, बहुत सारा कारखाना बन गया था, तो कच्चा सामान का ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो रहा था। तो अगर एक ही कंपनी है तो कितना सारा सामान ब्रिटेन ले जा पाएगा, इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी को भारत भेजा गया और बोला गया कि जाओ आप जितना कच्चा सामान ला सकते हो लाओ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मशीन बन चुका है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान। होता क्या था कि मान लो ये सूती वस्त्र है, ठीक है, तो ये आपका कुछ बना हुआ नहीं है, इस सूती वस्त्र को इस कंपनी में ले जाया गया, इस देश में ले जाया गया, यहाँ पे मशीन बना रखा है, तो मशीन में बढ़िया बढ़िया कपड़ा सिला गया और इसको लाके वापस कहाँ भेज दिया गया, तो भारत में ही बेच दिया गया। जाहिर सी बात है कि आप देखना आज के समय में देखना आपको हाथ से सिला हुआ कपड़ा कम पसंद आएगा, मशीन से सिला हुआ कपड़ा ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा डिजाइन होता है। और यही मेंटेलिटी उस समय भी लोगों के अंदर क्या हुआ था, बनने लगा था। उससे क्या हो रहा था कि अब बहुत सारे कंपनी आने लगे और भारत से कच्चा सामान कहाँ ले जाने लगे, यूरोप, और यूरोप में भी कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक है, चलो तो अब क्या हुआ कि जो मोनोपोली इन लोग को मिला हुआ था, कब से, तो 1600 ईस्वी से, और कब तक, 1813 तक, मतलब 213 सालों तक। अब इसको थोड़ा बहुत कम किया गया। आगे देखना, एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, परंतु चाय एवं चीन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिएगा, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये देखिए, ये रहा आपका चाय और ये रहा आपका चाइना का मैप। क्या हुआ, मतलब देखो, कंपनी को एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझना, कंपनी को बोला गया कि अब पूरी तरह से आपका एकाधिकार नहीं रहेगा। आप भारत से मसाला खरीद के ला रहे हो, अब भारत से कपड़ा खरीद के ला रहे हो, बहुत कुछ खरीद के ला रहे हो, तो अब ब्रिटेन से और भी कोई कोई कंपनी आएगा, कपड़ा खरीदेगा, मसाला खरीदेगा, लेकिन हाँ, क्या नहीं खरीदेगा, तो चाय कोई भी और कंपनी नहीं खरीदेगा, चाय कोई भी और कंपनी नहीं खरीदेगा। और दूसरा, भारत के अलावा चाइना से भी लोग ट्रेड करते थे, तो चाइना के साथ अभी भी व्यापार कौन करेगा, तो चाइना के साथ अभी भी व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बात को समझे, क्या बोले कि देखो, चाय और चाइना, चाय और चीन के साथ, कितना लोग इसको चीनी कर देता है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी किसका कायम है, तो अभी भी कायम है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी सब चीज, मतलब मसाला का, कपड़ा का, और भी बहुत कुछ होते थे, उन सब का व्यापार कौन करेगा, तो ब्रिटेन से कोई भी कंपनी जो भारत अब व्यापार के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखिएगा आगे देखना, यहाँ पे देखो, इसमें कुछ कुछ और भी किया गया। अब क्या किया गया, भारत में देखिएगा, यहाँ पे भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। एक चीज देखिएगा, क्या बोल रहा है, भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, और खास के क्या सिखाया जाएगा, तो साहित्य और विज्ञान। आप एक बात बताओ, वो कंपनी इतना अच्छा कैसे हो गया कि वो आएगा और भारतीयों को पढ़ाएगा और उसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करेगा, तो क्या ब्रिटेन से लाके खर्च करेगा, जी नहीं, यहाँ से जो पैसा हो रहा है उसी को खर्च करेगा। तो फिर आखिर पढ़ा क्यों रहा है, तो देखो, पढ़ा क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस टाइप का नॉलेज नहीं था। किस टाइप का, जिस टाइप का नॉलेज अंग्रेजों के पास था। अंग्रेज के पास उतना संसाधन नहीं था कि वो हर एक काम के लिए, हर एक मजदूरी के लिए ब्रिटेन से मजदूर लेके आएगा। वो चाहता था कि यहाँ का लोग कुछ तो पढ़ ले, ताकि हम उसका लैंग्वेज समझ सकें और वो हमारा लैंग्वेज समझ सके, फिर काम करना आसान होगा। तो यही वजह रहा कि अंग्रेज क्या हुआ, कुछ लोगों को पढ़ाने लगा। ठीक है, कुछ लोगों को पढ़ाने लगा जो पढ़ने के इच्छुक थे। और देखो, जाहिर सी बात है, हो क्या रहा था, अभी देखें कि जो भी कच्चा सामान भारत का था कहाँ जा रहा था, यूरोप जा रहा था। यूरोप में मशीन था, मशीन में बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनता था, चाहे जो चीज भी रहता था बढ़िया वहां पे बना, और फिर भारत वापस आ गया। यहाँ का लोग को क्या हुआ कि अच्छा लगने लगा, मतलब जो हाथ से कपड़ा सिला हुआ है वो अच्छा नहीं लग रहा,
मशीन से जो सिला हुआ अच्छा लग रहा है। मतलब यहीं का लोग अपना कपड़ा को ही नेग्लेक्ट करने लगा, किसका कपड़ा लेने लगा, यूरोप का कपड़ा लेने लगा। उससे क्या हुआ कि यहाँ का भी काम बंद होने लगा। धीरे धीरे यहाँ का भी मिट्टी बनाने का काम हो, बर्तन बनाने का काम हो, कपड़ा का काम हो, जो भी, ठीक है, शिल्प का काम हो, सब खत्म होने लगा। और लोग कपड़ा, लोग सामान किसका खरीदने लगे, अंग्रेजों का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या हो रहा है, बेरोजगारी आ रहा है, काम का कमी हो रहा है, तो लोग काम करने जाएंगे कहाँ, तो अंग्रेज के कंपनी के पास आएंगे, इसी के पास आएंगे ना। अब अंग्रेज इंग्लिश बोल रहा है, यहाँ का देखो, यहाँ पर बिहार में चले जाओ, हर एक जगह पे हर आधा घंटा, हर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे लोग का लैंग्वेज चेंज होता है। यहाँ पे लोग का लैंग्वेज चेंज था, तो अंग्रेज क्या हुआ, लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। और इसीलिए क्या बोला कि प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे शिक्षा पर, ताकि यहाँ के लोगों को हम अपना लैंग्वेज सिखा सके। ठीक है, चलो आगे आना। दूसरा क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। पहले भी पहले भी बहुत लोग आते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि धर्म प्रचार का अनुमति हो गया। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इस समय हमारे भारत में अंधविश्वास चरम सीमा पे था, सती प्रथा बहुत ही पीक पर था, बाल विवाह बहुत पीक पर था, विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल नहीं कराया जाता था। तो अंग्रेज क्या देखा कि ये सब चीज यहाँ बहुत कुछ कुछ गलत हो रहा है, जो कि गलत था, उस समय के लोगों के लिए वो सही था, लेकिन आप आज के नजरिए से देखो वो सब गलत था। सती प्रथा पूरे तरीके से चल रहा था, बाल विवाह चल रहा था। तो अंग्रेज क्या करा, इस चीज को कम करने का कोशिश किया। और जो लोग इन सारे रिचुअल से ग्रसित हो चुके थे, उसको बहुत झेल रहे थे, वो क्या किए, ईसाई धर्म को अपनाने लगे। क्यों, ईसाई धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ऐसा पाखंड, ऐसा अंधविश्वास नहीं था। तो बहुत लोग अपने मन से भी ईसाई धर्म में जाने लगे, और ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी होने लगा। यहाँ पे आप टोटल याद रखना, 1813 के एक्ट से क्या हुआ, तो 1813 के एक्ट से पहले तो ये हुआ कि कंपनी का एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया गया। किसको छोड़ दिया गया, तो चाय को और चीन को। दूसरा क्या देखे कि जो कंपनी का अधिकार था 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया गया। दूसरा, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का बात किया गया। ईसाई मिशनरी आने लगे और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, चलो आगे आइएगा, देखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट जैसे ही सुनेंगे हमारे दिमाग में पहला ये चीज आना चाहिए कि इस समय क्या होगा, कंपनी का एकाधिकार को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। सबसे पहले आइएगा, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बन के आया, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अब देखो, अब इसका पद और भी बढ़ गया, कैसे, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो कि ये भारत का मैप हो गया, ये हो गया बंगाल, ये हो गया बम्बई, ये हो गया आपका मद्रास। ठीक है, इन दोनों को जो जब कब्जा में किया गया, इन दोनों का जब अधिकार खत्म किया गया, तो इसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये ज्यादा पावरफुल हो गया, किसके कंपेयर में, तो इसके और इसके कंपेयर में। अब क्या हुआ कि यही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये कहाँ का गवर्नर जनरल बन गया, ये बन गया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब समझ में आ रहा है कि अब तक क्या हो चुका है, तो अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब क्या हुआ है कि अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र बन गया, बढ़ गया, तभी तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कहाँ का गवर्नर जनरल बन गया, वो बन गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। हम लोग देखे थे कि 1813 के एक्ट से क्या हुआ, 1813 के एक्ट से जो कंपनी का एकाधिकार था आंशिक रूप से खत्म किया गया। ठीक है, और 20 साल के लिए बढ़ाया भी गया था कि ठीक है, जो चाय और चीन के साथ आपका जो मोनोपोली है वो अभी भी रहेगा लगातार 20 सालों तक। और देखो 13 में आया था और 33 में 20 साल हो गया ना, तो अब क्या हुआ कि एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य, ध्यान से सुनिएगा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से
मात्र भारत का शासन करना रह गया था। मात्र भारत पर शासन करना किसकी ओर से? ब्रिटिश सरकार की ओर से। मतलब बताओ, कंपनी का तो सारा पावर खत्म हो गया ना, क्योंकि कंपनी भारत में व्यापार कर रहा था तो क्या होता था कि घूस वगैरह लेता था, उससे क्या होता था कि कंपनी के कर्मचारियों को फायदा हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को फायदा नहीं हो रहा था। अब किसको फायदा हो रहा है? अब फायदा हो रहा है ब्रिटिश सरकार को। और घाटा में कौन जा रहा है? तो घाटा में जा रहा है आपका कंपनी। ठीक है, कहां से घाटा स्टार्ट हुआ? 1813 से। ठीक है, और 1833 में तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आगे देखिएगा, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और इस तरह से प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो, यही सब में क्या होता है ना कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर आगे जाके, बार बार सुनने से भी याद होता है, आगे जाके बंगाल का गवर्नर जनरल बना किस एक्ट के तहत? तो 1773 के एक्ट के तहत। और कौन बन के आया? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहली बार को बन के कौन आया? तो ये बन के आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बन के आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखिएगा। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, मद्रास और बंबई। मद्रास और बंबई मतलब कौन वाला एरिया? ये दोनों वाला एरिया। मद्रास और बंबई के गवर्नर से विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली गई। देखो, थोड़ा बहुत तो विधि बनाता होगा ना, जैसे आज देखो, एक आपका केंद्र सरकार है और आपका राज्य सरकार है, तो बिहार सरकार कानून बनाता है ना, वैसे ही था यहाँ पे। क्या? तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे अपने लिए कानून बनाते थे, जिसका शक्ति वापस ले लिया गया। सारा पावर किसको दे दिया गया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को। आगे देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या बोल रहा है? ब्रिटिश भारत मतलब वैसा भारत जिसपे अब कंपनी का शासन हो गया है। जिस जिस एरिया पर कंपनी का शासन हो गया वो कौन सा भारत कहला रहा है? ब्रिटिश भारत। और इस पूरे भारत पर शासन करने के लिए जो आपका कानून है कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। चलिए आगे आइएगा। देखना, अभी तक गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य होते थे। हम लोग देखे थे ना कि पहले आपका गवर्नर के हेल्प के लिए 4 मेंबर आया, फिर 1 मेंबर को घटा दिया गया तो 3 मेंबर बचा था। हम लोग इतना देखे थे। देखना यहाँ पे, अभी तक गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विधि बोले तो कानून, ठीक है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अब देखिए बोल क्या रहा है। सबसे पहले आइएगा कि जो आपका गवर्नर जनरल को सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए क्या था? तो ये था आपका गवर्नर जनरल का परिषद। इसमें 3 मेंबर होता था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका काम कितना बढ़ गया। ये दोनों से तो अधिकार छीन लिया गया कि भाई तुम कानून बनाओगे नहीं अपने लिए। कानून बनाएगा कौन? तो जो यहाँ पे बैठा हुआ है बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो बन चुका है भारत का गवर्नर जनरल। मतलब कानून कौन बनाएगा? ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सारा कानून का नॉलेज रहेगा। जैसे आप देखो, क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको क्या सारा आर्टिकल याद होगा? सारा कानून याद होगा? नहीं। उनके लिए भी एक आदमी आज के समय में बैठाया रहता है, जो होता है आपका एजी। एजी बोले तो अटॉर्नी जनरल। वैसे ही हुआ कि भाई अब इतना सारा प्रॉपर जगह पे काम करना है, शासन करना है, तो कोई एक कानून का अच्छा जानकार आदमी इसके पास बैठाना होगा, तभी तो ये सजेशन लेगा और काम करेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि चौथे सदस्य के रूप में एक विधिक, ठीक है, एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। किस एक्ट के थ्रू? तो 1833 के एक्ट के थ्रू। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिएगा यहाँ पे, नाम क्या था उस इंसान का? लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, विधि सदस्य के रूप में पहली बार पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका मैकाले साहब। कौन? लॉर्ड मैकाले। आगे देखिएगा, 1834 में ये एक्ट कब आया? 1833 में आया ना। तो 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम
प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये सजेशन देने के लिए था। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये क्या करता है, ये आपका मंत्रिमंडल या फिर आपका प्रधानमंत्री इन लोग को सजेशन देता है, इन लोग को सलाह देता है और इन लोग का केस भी लड़ता है। सेम चीज था जो मैकाले था, ये विधि आयोग का प्रथम सदस्य था। क्वेश्चन आपसे कितना तरह का पूछेगा कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो 1833 के एक्ट के थ्रू। भारत में प्रथम विधि आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 1834 में। भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कौन, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चौथा, कि स्वतंत्र भारत में विधि आयोग को फिर से कब पुनर्गठित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 1955 में। कब, 1955 में स्वतंत्र भारत में। और यहाँ से हम लोग देखें कि जहाँ पे क्या हुआ कि पहले 3 सदस्य था, 1 मेंबर को जोड़ा गया जो क्या करेगा, तो कानूनी सलाह देगा। किसको, तो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और पहले कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको भी देखना। क्या बता रहा है, सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद के लिए जिसमें वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। समझ में आया, देखो क्या बोल रहा था। ब्रिटिश भारत बार बार बोल रहा है, ब्रिटिश भारत मतलब वो भारत का क्षेत्र जहां पर अब कंपनी का या ब्रिटेन का शासन हो चुका है, उसी को कहा जाता है ब्रिटिश भारत। पहले क्या हो रहा था कि ये जो कंपनी आया था, कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था ना। इस कंपनी में जितना आदमी था, कौन था, तो जिसको भी मन होता था, जो भी ज्यादा शेयर लगाता था, उसको इस कंपनी का मेंबर बना दिया जाता था। ठीक है, उस कंपनी में कोई ना कोई पद दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है ब्रिटिश अधिकारी मतलब ब्रिटेन में बैठा हुआ लोग क्या बोला, ब्रिटिश शासन का लोग बोला कि नहीं, कंपनी में किसी को भी ऐरा गैरा आदमी को नहीं घुसाएंगे। किसको घुसाएंगे, तो एक आपका एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा और उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा उसी को कंपनी का पद मिलेगा। ठीक है, वही चीज किया गया कि सिविल सेवा में भर्ती के लिए क्या हुआ, प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया। लेकिन कंपनी वाला बहुत विरोध किया कि पहले तो आंशिक रूप से मेरा अधिकार छीने, फिर पूर्णतः छीन लिए, अब क्या कर रहे हैं कि हमको कंपनी में आप रहने भी नहीं दे रहे हैं, आप एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं होगा। और काफी विरोध किया कौन, तो ये कंपनी वाला काफी विरोध किया और इस एक्ट को पारित नहीं होने दिया। देखिएगा क्या यहाँ पे बोला कि मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब अगर कोई भारतीय भी है, वो योग्य है, तो वो इस कंपनी में कोई भी पद ग्रहण कर सकता है। कौन बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है, नहीं, कौन बोल रहा है, तो ब्रिटेन में बैठा हुआ ब्रिटिश शासन का लोग बोल रहा है। यहाँ पे देखना, पद के लिए जिसमें वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। आगे जाके आप देखोगे कि 1853 में यह चीज लागू हो जाएगा। आगे आइएगा, देखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दास प्रथा को। हम लोग जानते हैं कि भारत में गुलाम वंश चला था, कब से चला था, तो 1206 में चला था आपका गुलाम वंश। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि हर एक आदमी गुलाम ही था, गुलाम खरीदा जाता था शौक से। मतलब जो भी आपका बड़ा बड़ा बादशाह लोग था, उन लोग बहुत सारा गुलाम रखता था और ये चीज बहुत कड़ा कानून टाइप का बन गया था। मतलब लोग खरीद लेते थे एक दूसरे को और बहुत काम करवाता था। वही चीज हुआ कि दास प्रथा को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन आएगा कि दास प्रथा को पहली बार बैन करने का कोशिश किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1833 के एक्ट के द्वारा। लेकिन खत्म हुआ, तो जी हाँ खत्म तो हुआ, लेकिन 10 साल का टाइम ले लिया। कब खत्म हुआ, तो 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने समाप्त किया क्या, दास प्रथा। आगे देखिएगा, ब्रिटिश जनता भारत में अब भूमि खरीद सकती है। देख रहे हो कैसे कैसे पावर बढ़ा रहा है। 1813 में क्या बोला कि ईसाई मिशनरी आएगा भारत में, लोगों का धर्म चेंज करवाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन से कोई भी आदमी आएगा और भारत में क्या कर सकता है, जमीन खरीद सकता है। और देखो इस तरह से धीरे धीरे काम करते करते अंग्रेजों का पावर भारत में कितना बढ़ गया था। एक बार फिर से देखिएगा, 1813 में क्या किया गया, कंपनी का एकाधिकार को आंशिक रूप से कम किया गया और क्या किया गया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़ दिया गया। जबकि और वहीं पे किया गया
शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया। और क्या किया गया, तो देखिएगा ईसाई मिशनरी को बोला गया कि आप भारत आओ और अपने धर्म का प्रचार करो, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओ ताकि हमारा संख्या भारत में बढ़े। ठीक है, और देखना 1833 में क्या किया गया, सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन था, विलियम बेंटिक। कंपनी के एकाधिकार को 100% खत्म कर दिया गया और क्या बोला गया कि कंपनी का काम यही होगा कि ब्रिटेन से कानून बना के आएगा और आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाओ, ये काम रहा। और क्या हुआ, दास प्रथा को खत्म करने का एक्ट लाया गया और 1843 में खत्म हुआ। साथ में क्या किया गया, तो ब्रिटिश जनता मतलब ब्रिटेन से अब कोई भी आदमी आएगा और आकर के जमीन खरीद सकता है। साथ में ये कहा गया कि कंपनी में किसी भी पद को लेने के लिए ऐसे नहीं रहेगा कि आपका कोई जान पहचान का है तो आप उसमें कंपनी में कोई भी पद दिलवा दोगे। कौन लेगा, तो जो भाई एग्जाम निकालेगा, जो योग्य होगा, वो भारतीय ही क्यों ना हो, वो इस पद को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इतना हम लोग किसके द्वारा देखें, तो 1833। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कौन, विधि सदस्य। विधि सदस्य क्यों लाया गया, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल के पास अब काम बढ़ गया था, उसको कानूनी सहायता का जरूरत था। तो पहली बार लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आप कह सकते हो, लाया गया। और विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1834 में। किस एक्ट के थ्रू, तो 1833 के एक्ट के थ्रू। आगे आइएगा, देखिएगा 1853 का एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 13 वाला और 33 वाला था। 1853 का चार्टर एक्ट में देखिएगा, इस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। देखो आज के समय में आप देखोगे कि हमारे यहाँ 3 तरीके से काम होता है। पहला होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है कौन, न्यायपालिका। विधायिका विधि बनाएगा, मतलब कानून बनाएगा, और इस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, कार्यपालिका। और अगर इस काम में कुछ गड़बड़ होता है तो कौन आएगा, न्यायपालिका। जो कि हम लोग देखे थे कि 1773 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया और 1781 में जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया कि भाई तुम्हारा इतना ही अधिकार है, तुम इतना ही काम कर सकते हो। मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट कब किया गया था, 1781 ईस्वी में। अब क्या हुआ कि अब कार्यपालिका और विधायिका को सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट बोले तो कि मतलब अब ये बोला जाएगा कि भाई विधि बनाने वाला आदमी अलग होगा और कार्यपालिका मतलब इस विधि को इम्प्लीमेंट करवाने वाला आदमी अलग होगा। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, 1853 के एक्ट से। देखना यहाँ पे, इस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। आगे देखना, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हो गया। जिस चीज पर बैन लगा था, जिस चीज का विरोध हुआ था, कब, 1833 में। फाइनली 1853 में क्या हो गया, तो अब सिविल सेवा शुरू हो गया था। ठीक है, आगे आना। इस एक्ट के द्वारा जो विधि सदस्य था, कौन था पहला, लॉर्ड मैकाले, उसको क्या किया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जबकि हम लोग 1833 वाले में देखे थे कि जो आपका लॉर्ड मैकाले था, इसको पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया था। उसको क्या किया गया था, तो बस वो वोट नहीं दे सकता था। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। ये चर्चा उस समय नहीं किए थे लगता है। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, किसको, तो लॉर्ड मैकाले को, जो कि आपका विधि सदस्य बन के आया था। और पहली बार उसको ये पावर कब मिला, तो 1853 के एक्ट में। ठीक है, पहली बार उसको ये अधिकार कब मिला, 1853 के एक्ट में। आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य को अतिरिक्त विधायिका के रूप में जोड़ा गया। जहां हम लोग देख रहे थे कि पहले देखो शुरुआत में क्या हुआ, गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसके साथ 4 आदमी को जोड़ा गया काम करने के लिए कि उसके सजेशन पे काम करेगा। फिर क्या किया गया कि 4 से घटा के 3 कर दिया गया कि नहीं 3 आदमी ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 आदमी बढ़ा दिया गया। और किसको बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया लॉर्ड मैकाले को। किसके हेल्प के लिए, तो गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए। वही चीज देखिएगा कि अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य को अतिरिक्त विधायिका के रूप में जोड़ा गया। मतलब वो 4 आदमी पहले से रहेगा और 6 आदमी को क्या किया गया और भी जोड़ा गया।
वही देखिएगा भारत के लिए एक विधान परिषद का भी गठन किया गया। और हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद का काम होता है कानून बनाना, विधि बनाना। भारत के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और एक लास्ट लाइन देखिएगा, विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक के लिए गवर्नर जनरल के पास क्या था? वीटो पावर। वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखिएगा वीटो पावर क्या होता है कि मान लो सब मिलकर के कोई कानून बनाया, ठीक है, कि ये काम करना है, ऐसे करना है, और मेरे पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब क्या? मेरा अकेले का जो पावर है, मेरा अकेले का जो वोट है, वो सारे लोगों का जो वोट है उसको नेग्लेक्ट कर सकता है, उसको जीरो बना सकता है, उसको शून्य बना सकता है। मतलब कि जहां पर हम अगर एक वोट कर दिए कि नहीं ये काम नहीं करना है, वहां पे 100 लोग बोला कि हाँ ये काम करना है, लेकिन बात किसका माना गया? मेरा। इट मीन्स ये क्या कहला है? वीटो पावर। मतलब इतने सारे लोग अगर कानून बनाते हैं और अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता है तो वो वीटो कर सकता है, मतलब उस कानून को नहीं मानने के लिए उस कानून को गलत बता सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ये देखे, आज हम लोग देखे थे आपका कौन कौन सा, तो 1813 के एक्ट के थ्रू क्या, तो कंपनी का एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया गया, ईसाई मिशनरियों को आने का अनुमति दिया गया, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का कोशिश किया गया और किया भी गया। किस लिए? तो अपनी सहूलियत के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। आगे हम लोग क्या देखे, 1833 में कंपनी का जो मतलब एकाधिकार था, ठीक है, उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन बन के आया? तो पहली बार बन के आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और क्या हम लोग देखे इसमें, तो इसमें ये देखे कि मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था उसे कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया और सारा का सारा अधिकार किसको दे दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल को। चूंकि भारत के गवर्नर जनरल के पास काम बढ़ गया, इसलिए इसके पास एक आदमी और बढ़ाया गया, और वो आदमी कौन था? विधि सदस्य। और पहला कौन बन के आया था? पहला बन के आया था लॉर्ड मैकाले। लेकिन इस समय ये पूर्ण मेंबर नहीं था। 1853 में इसको फाइनली पूर्ण मेंबर बना दिया गया। ठीक है, और भी हम लोग क्या देखे, सिविल सेवा का एग्जाम शुरू करने का कोशिश किया गया, लेकिन 33 में तो नहीं हो पाया। हुआ कब? तो हुआ आपका 1853 में। और हम लोग 1853 में क्या देखे, कुछ तो खास था नहीं इसमें, बस ये था कि भाई सिविल सेवा का एग्जाम शुरुआत हो गया। और क्या, तो गवर्नर जनरल के परिषद में 6 मेंबर जोड़ा गया। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। और क्या हुआ, तो अब विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से क्या हुआ? पृथक करने का कोशिश किया गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना देखें और इसे कंटिन्यू हम लोग देखते रहेंगे धीरे धीरे। बहुत कुछ अभी हम लोग को देखना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हम लोग कंपनी का ही देख रहे हैं। आगे जो आपका आएगा 1858 का, एक दौर को चेंज कर देगा पूरी तरह से, मतलब जो कहते हैं ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि कंपनी को फाइनली साइड कर दिया जाएगा। अब कौन आएंगे? तो अब आएंगे ब्रिटेन। संसद से बहुत सारे लोग आएंगे और भारत में शासन करेंगे। चूंकि 1800 यहाँ का लोग ये सब झेल रहा था। 1857 में गुस्सा फूटेगा और आपका क्रांति होगा, बहुत भयानक वाला युद्ध होगा, और फिर 1858 से फाइनली भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए।